Hello and welcome to Frankly Speaking, and this time I have not one but two people I'm going to frankly speak with, and this is about the book The Rise of the BJP, भूपेंद्र यादव जी और ईला पटनायक। भूपेंद्र यादव जी, मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कहा जाता है बीजेपी में जब तक आप संगठन का काम करते हैं तो आपको पार्टी भगाए रखती है, जब आप मंत्री बनते हैं तो भी भगाए रखती है। तो ये किताब लिखने का समय कब मिला आपको? कोरोना के समय में, क्योंकि जो पिछला साल जो एक लंबा लॉकडाउन गया तो बहुत सारी चीज़ें, लगभग 21 साल तक मैंने संगठन के काम को लेकर पूरे देश का प्रवास किया और पार्टी की हर एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन लिखने से लेकर और अरुण जी जैसे बड़े नेताओं से लेकर बहुत लोगों के नज़दीक मेरे को काम करने का अवसर मिला। तो मेरा एक रेगुलर डायरी लिखने का स्वभाव था जिसमें पॉलिटिकल घटनाक्रम को लिखता हूँ। संयोग से ईला जी के साथ जब बातचीत हुई 2019 के इलेक्शन के बाद, तो 2019 के इलेक्शन को लेकर के कुछ लिखा जाए ऐसा उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी। उसको जब आगे बढ़ाया तो हमें ऐसा लगा कि ये बीजेपी की 2019 की जो विक्ट्री है ये एक पूरा बीजेपी की हिस्ट्री है। तो पार्टी का काफ़ी सारा साहित्य मेरे पास शुरू से था, 21 साल तक मैं घूमा भी था, मेरे पास एक डायरी का में भी कुछ लिखा हुआ था। और कोरोना का एक ऐसा समय निकला जिसमें 7-8 महीने हमारे पास थे, तो अपनी किताबें पढ़ के और एक लिखने का समय मेरे को ईला जी के साथ भी मिला। भूपेंद्र यादव जी, ये कैसे हुआ? राइट विंग पॉलिटिशियन और जेएनयू से पढ़ी हुई ईला पटनायक, आप साथ में मिल बैठकर किताब लिख रहे हैं बीजेपी। ईला, यू बीन नोन एज एन इकोनॉमिस्ट। this affair or this sojourn with politics, how has it been for you? And were there no problems in writing a book on BJP with a politician of the BJP who would possibly want to paper over some of the negatives of the things that happened? तो आपने ये कैसे balance किया? See, I think the most important thing was to try to understand the BJP. And one thing that a university like JNU teaches you is curiosity and the desire to learn and understand. And that's where I was coming from, that how do I understand the economic policies of the BJP? Because you know that economics and economic policy is not about textbooks and what textbooks say policy should be. They are about politics and the political party, and that's the party decides, the party in power. The political economy that we used to talk about on several budget discussions on Times Now. Absolutely. So, you know, when something gets done or not done, it depends on what the party wants to do. And so for me, it was, how do I understand this party? And I realized that understanding the party meant that one had to look at it historically, one had to understand what it has been trying to do, and not just look at one episode or, you know, one policy or a policy change. That doesn't really tell you where it's coming from and where the change is coming from. So that's how, and in fact, being from JNU and having that desire to learn and curiosity and understanding, I think helped me. भूपेंद्र यादव जी, ये आज़ादी का जो सेंटिमेंट रहता है जेएनयू में, इससे डर नहीं लगा आपको कभी? नहीं, मेरा ये मानना है कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और जेएनयू में भी और कहीं भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक पर्सपेक्टिव रहता है, और वहाँ नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी है और बाकी पर्सपेक्टिव भी है। लेकिन जहाँ तक हम किसी भी विचार को लेकर के काम करते हैं, अगर वो संविधान के दायरे के अंतर्गत है तो इस देश में हर विचार को आज़ादी है, और इसलिए संविधान के दायरे के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा भी एक ऐसी यात्रा है जो एक पूरे व्यू को लेकर के, देश का बनाने के व्यू को लेकर के, और आज अगर वो सेंट्रल स्टेज पार्टी है तो हमने जितने भी रेफरेंसेस इस बुक में दिए हैं, कोई एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में जिन्होंने भी पॉलिटिकल राइटिंग करी है, आप देखेंगे लगभग 250 से ज़्यादा रेफरेंसेस हमने लिए हैं। तो सारे कोई राइट विंगर के रेफरेंसेस नहीं है, लेकिन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में अगर आज बीजेपी सेंटर पॉइंट बनी है तो वो लोगों के सामने विषय आना चाहिए
कि बीजेपी ने अपनी यात्रा किस प्रकार से करी देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए और अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सुदृढ़ करते हुए। तो मैं सवाल यहाँ से शुरू करती हूँ, क्योंकि किताब में आपने जो मेंशंस किए हैं उसमें गोलवलकर जी से कहानी शुरू होती है इस किताब में बीजेपी की। गोलवलकर जी का नाम 39 टाइम्स आता है किताब में, हेगड़ेवार जी का नाम 17 बार आता है, लेकिन वीर सावरकर का नाम सिर्फ एक बार आता है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये क्या जेएनयू इम्पैक्ट है या सावरकर पे शायद डाउट्स हैं और एक डिफरेंट व्यू पॉइंट भी है इस देश में? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बना है और आज जो आरएसएस का जो एक पूरा सेवाभावी स्वरूप आ रहा है, उसका जो एक नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ रहा है, उसमें गोलवलकर जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज़ादी के बाद एक ऐसा दौर था जिसमें आरएसएस पे गलत तरीके से कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया, जो बाद में समाप्त हुआ। ऐसे समय में राष्ट्रवादी विचार के लोगों के मन में था कि एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए, लेकिन गोलवलकर जी ये जानते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक कल्चरल संगठन है जिसका एक बड़ा उद्देश्य देश का पुनर्निर्माण जिसको करना है उसके लिए करना है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत मानना है कि गोलवलकर जी प्रोग्रेसिव थे, गोलवलकर जी एक बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, गोलवलकर जी ने अपना जीवन एक निस्वार्थ तरीके से जिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वरूप आया है वो उनकी प्रेरणा मैं एक ऐसे बड़े मनीषी के रूप में मानता हूँ जिनके आह्वान पर अनेकों लोगों ने अपने जीवन को इस देश की सेवा के लिए समर्पित किया और उसका परिणाम आज हम देखते हैं। सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, मजदूरों का क्षेत्र हो, लोग एकदम सेल्फलेस होकर के जिस काम को कर रहे हैं, बड़े उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं और मेरा मानना है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करी और कहा वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशन डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ उनका क्या नाता है? क्योंकि अक्सर ये वाक्य आते हैं बीजेपी की हिस्ट्री जब डिस्कस होती है कि उनका दखल रहा है कि बीजेपी किस तरह से चले, कौन नेता बने, अलग अलग इराज में कितना आरएसएस कंट्रोल करती है बीजेपी को। ये वाजपेयी जी के समय से इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। इसके बारे में कुछ खास नहीं रखा। इसके जो 3-4 फेसेस आए, वो जैसे जब 1948 का आया, उस समय मलकानी जी ने पत्र लिखा, उस समय मलकानी जी ने ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा, बाकी लोगों ने भी लिखा, लेकिन श्री गुरुजी ने, गोलवलकर जी ने जो जवाब दिया, जो डिस्टेंस किया, उसको कहा है। और किताब में बहुत मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के एक वाक्य को कोट किया है कि वी आर इंटर रिलेटेड बट इंटरडिपेंडेंट। हम फाइनेंशियल मैटर में, लीडरशिप के मैटर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग हैं, एक दूसरे में दखल नहीं देते। किताब में मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के उस वाक्य को कोट करते हुए पूरा विषय उसको स्पष्ट किया है। ईला जी, आर यू कन्विंस्ड विद दैट आर्ग्यूमेंट? Yes, I have read through all the literature that was, part of this, and I've read through all the archival material. And what we've presented there is coming from research that we were able to refer to. We were able to refer to actually a lot of archival material, which very many authors who try to look at the BJP from outside might not have either looked at or had access to. So whatever we were able to authentically say with quotations, with research material, that's what we have put out in the book. There's something that's part of research, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ होती हैं। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही हूँ क्योंकि आपने बातचीत भी की होगी लोगों से। बातचीत में क्या आप कन्विंस्ड हैं कि आरएसएस का दखल इस वक्त शायद ज़्यादा ना हो बिकॉज लीडरशिप इतनी प्रभावी है कि शायद ना हो, लेकिन ओवर द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी दखल नहीं था? So for some of the examples that we look at least in terms of economic policy, was where the RSS had a position that might not have been exactly the same as that of the BJP. So the two positions were the very fact that they could be different. A lot of it, like on globalization or FDI or in WTO, there were historically, we look at some episodes where we find that it's not that
the BJP, particularly when it was in government, and that the government did exactly what the RSS had wanted it to do. That fact for us showed, I mean, The independence. The independence. तो मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ शुरू किया, उस दौरान हिंदू महासभा से जब वो आए तो एक लेबल सा था कि ये एक कम्युनल पार्टी है, और शायद पूरी हिस्ट्री अगर आप देख लें तो ये एक टैग है जो जनसंघ से लेकर बीजेपी को विरासत में मिला है। और ये जो कम्युनल टैग है आपका, इसके बारे में लोग कहते हैं कि जो नेहरू लियाकत पैक्ट था, जिसकी वजह से सीएए आया, और सीएए के जब प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में तो अमित शाह जी ने नेहरू लियाकत पैक्ट का जिक्र भी किया था, लेकिन सीएए आप ले आए हैं आज तक 2 साल बाद जब हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो उसका रूल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितनी बीजेपी की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो पार्ट ऑफ एन आइडियोलॉजिकल जो आपकी विरासत है उसको आप इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं, और क्या सरकार में और थिंक टैंक में यही फ़र्क होता है प्रैक्टिकल लाइफ और आइडियोलॉजी में जो होता है? सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अगर आप फेस देखेंगे तो उस समय कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति थी उसके खिलाफ होते हुए उन्होंने एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था। और बीजेपी की अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो 1967 में चाहे संवित सरकार बनाना हो, चाहे जनता पार्टी के लिए अपने आप को समाहित करना हो, और चाहे वीपी सिंह की सरकार के समय एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना सहयोग देना हो, बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस के विकल्प देने का वैकल्पिक राजनीति का काम किया। दूसरा, बीजेपी के जो कल्चरल इश्यूज है उसको पार्टी ने भी सत्ता में आने के बाद एड्रेस किया। पर जो सबसे बड़ी बात है कि दीनदयाल जी का जब आप भाषण देखेंगे तो दीनदयाल जी ने अपने भाषण में अंत्योदय का नारा दिया कि जो लास्ट माइल पे जो आदमी बैठा है उसका उत्थान कैसे होगा। और इसलिए जब दीनदयाल जी की जो फिलॉसफी हमने 67 में करी, इला जी और हमने बीजेपी के सारे इकोनॉमिक रेजोल्यूशन जो हैं, मतलब इंदौर अधिवेशन से कानपुर अधिवेशन के पहले से लेकर के जो 52 में हुआ उससे लेकर और बीजेपी के अभी तक के जितने लेटेस्ट हैं उन सारे रेजोल्यूशन को हमने एनालाइज करके इस बुक में रखा है। जो मूल फिलॉसफी अंत्योदय की थी, गरीब कल्याण की थी, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण के लिए ही समर्पित है और हम उसको लेकर के चल रहे हैं। हम कभी डाइल्यूट नहीं हुए। हमने जो पहले अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया उसको आज 75 साल बाद हमारी सरकार आ रही है तो गरीब कल्याण की नीतियों को उसी प्रकार से चला रही है। ना हम अपने कल्चरल इश्यूज पे डाइवर्ट हुए, ना हम अपने इकोनॉमिकल इश्यूज पे डाइवर्ट हुए, और सबसे बड़ी बात है सत्ता के इश्यूज पर तो काफ़ी डाइवर्जन है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने अंत्योदय का जो फिलॉसफी है वो लेकर आप चले। हाँ। तो अंत्योदय की फिलॉसफी में 80-20 कहाँ से आता है जो योगी आदित्यनाथ आज के दौर में उत्तर प्रदेश में कहते हैं? और इसीलिए मैं रिपीट करना चाहती हूँ, दोहराना चाहती हूँ कि आप पर हमेशा से आरोप रहा है कि आपकी आइडियोलॉजी में हिंदू राष्ट्र, आपकी आइडियोलॉजी में बेसिक कम्युनलिज्म है। हमारी आइडियोलॉजी सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास की है। ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, 80-20 कहाँ से? ये कहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं है। क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा, योगी जी बता सकते हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की है। प्रधानमंत्री जी का कोई भी स्कीम और कोई भी योजना पूरे देश के कल्याण के लिए है। So, Ela, I want to ask you this question. Ideology is one part of the story. Economic ideology is one part of the story. लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए जो तुष्टीकरण कांग्रेस का पसंद नहीं आता है वो किसी ना किसी तरीके से पोलराइजेशन में लाना शायद मजबूरी है बीजेपी की। See, what I looked at is not the election campaign, but the statistics that were there for the welfare programs. Okay, so when you look at whether it is LPG, gas, Indira Awas Yojana, nowhere did we find a distinction between different communities in terms of delivery of welfare programs. So whether it was, the housewife who was given an LPG connection, whether the
a woman was a Muslim or a Hindu or a Sikh or a Christian or a whoever, Jain or a Parsi, or we did not find any. And I given my background and my friends and everybody who would say, oh, but it's there. So I challenge anybody to find one episode where a distinction was made on the basis of religion in the economic welfare programs, which I thoroughly studied. And that's what I did. So, I'm not a politician, you know that. I don't cover politics. But I look at the implementation of economic policies. And honestly, when I did not see that, for me, that is what matters. Do you seek out a certain community to discriminate against or to favor or disfavor? In none of the web programs of, from 2014 onwards. And I've got all the data. And I've got the election data. So open challenge है, open challenge है, ईला पटनायक जी दे रही हैं कि कोई भी अगर आकर इस मुद्दे पर आपसे बहस करना चाहे, तो आप उनको प्रूफ के साथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हैं कि कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन religion पे नहीं है. Correct. So I am sitting with all the election commission, all the election data which I've got from the election commission website, and map as well as all the welfare programs and the aspirational districts which we also refer to, those programs, and nowhere was one able to find any favor or disfavor based on community. तो मैं पूछना चाहती हूँ भूपेंद्र यादव जी, ये आपने बहुत स्मार्ट मूव किया है. पॉलिटिक्स की बात आप करते हैं, इकोनॉमिक्स का सर्टिफिकेट आप पटनायक से ले लेते हैं, और हिस्ट्री एंड राइज ऑफ द बीजेपी के दो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बना देते हैं. पॉलिटिकल राइज इज बीइंग प्रूव्ड बाय इकोनॉमिक राइज, बट इकोनॉमी वेलफेयर स्कीम्स का जो टिप्पणी है वो पॉलिटिक्स पर नहीं हो रहा है. इसलिए आप भी नहीं करना चाहते कि ये 80-20 योगी आदित्यनाथ समझाएंगे. क्यों भाई योगी आदित्यनाथ जी क्यों समझाएंगे? बीजेपी पे किताब लिखने वाले क्यों नहीं समझाएंगे? देखिए, बीजेपी का पर्सपेक्टिव एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट का पर्सपेक्टिव है. बीजेपी देश की सेंट्रल स्टेज पार्टी है. बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको हिंदुस्तान में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी जिसको लगातार मैंडेट मिला है. जब आप देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में किसी पार्टी का इतना राइज देखते हैं तो उसके पीछे कोई एक स्टेटमेंट नहीं होता है, उसके पीछे लोगों का डेडिकेशन होता है, उसके पीछे एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, उसके पीछे लोगों का मतलब बिना स्वार्थ के काम करने का तरीका होता है, उसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड होता है. और इस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड के होने के बाद बीजेपी 77 में जनता पार्टी में हमारे लोग सत्ता में आए, फिर अटल जी के राज में हम यूपीए में सत्ता में आए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में आए, अनेक राज्यों में हम आए, अनेक राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हमारी सरकार गई. इन सब परिस्थितियों का व्यापक विश्लेषण लोगों के सामने आना चाहिए, उसका प्रयास किया है. पुस्तक लिखते समय मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था. पुस्तक लिखते समय मेरा एक पॉलिटिकल यात्रा में जो मेरा एक अनुभव रहा है, प्लस इलाजी का जो एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रहा है, एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, उनको मिला करके देखना चाहिए. पुस्तक कह दूं मैं भूपेंद्र यादव का सिंगल पर्सपेक्टिव है, ऐसा नहीं है. हमारा और इलाजी के बीच में लगभग 300-400 आवर का डिस्कशन हुआ होगा, क्योंकि कोविड के समय में बाकी समय में लगभग 3-4 बार हमने इसकी प्रूफ रीडिंग करी होगी और सारे पर्सपेक्टिव को हम लेकर के आए. इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक में केवल ऐसा नहीं है कि केवल राइटिस्ट लोगों के ही हमने कमेंट्स को पुस्तक में डाला. अगर आप इसकी हमारे पुस्तक में रेफरेंसेस को देखेंगे, इवन जो बीजेपी के भी क्रिटिकल रहे हैं, लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में उन्होंने जो लिखा है, उस कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को हमने बीजेपी की यात्रा से जोड़ करके एक जो जर्नी है पार्टी की, उसके पूरे पर्सपेक्टिव को दिया है. उसको किसी एक वक्तव्य से नहीं जोड़ा जा सकता है. वो अनेकों लोगों के जीवन का बलिदान है, अनेकों लोगों का डेडिकेशन है, अनेकों लोगों की सेल्फलेस सेवा है. और इसलिए बीजेपी की इस सेवा यात्रा में जो लोग दिखते हैं वो बीजेपी नहीं है. जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है और कभी जीवन में कुछ नहीं लिया, वो लोग भी बीजेपी हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत है. भूपेंद्र यादव जी, आपने काफ़ी चीज़ें बताई हैं किस तरह बीजेपी का वोट शेयर किसी ज़माने में 5-7% होता था, बढ़कर 1991 में ये 20% हुआ. आपके 2 सीटों से किस तरह बढ़त हुई.
आपने उसका भी पूरा व्याख्यान दिया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, गिरधर गोमांग के बारे में आपने कहा, लेकिन आपने ये भी कहा है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हैं, उनकी किताब से आपने कहा है कि राम मंदिर के इशू पर चंद्रशेखर की सरकार से विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ था राजीव गांधी को, जब उनको पता चला कि शायद राम मंदिर का एक ऑर्डिनेंस आने वाला है चंद्रशेखर की सरकार द्वारा। इस पर क्या रिसर्च है और इसके तथ्य क्या हैं? ये तो उस समय हरिवंश जी लगातार चंद्रशेखर जी के साथ रहे थे और चंद्रशेखर जी की तो ऑथेंटिकेट जीवनी है वो हरिवंश जी ने लिखी है। वो प्रभात खबर के लंबे समय तक संपादक भी रहे हैं और हिंदी पत्रकारिता जगत में बड़ा नाम है। आज वो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। तो हरिवंश जी ने अपनी पुस्तक में जो तथ्य लिखे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जी के सबसे नज़दीक वही थे, और आप चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार गिराने में कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं का उपयोग किया हो, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार गिराने में किया हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार बनाने में किया हो, और जिन तथ्यों पे किया है, मैंने गुजराल साहब की भी ऑटोबायोग्राफी में से कोट किया है, उन तथ्यों को ही हमने किया है। और इसलिए जो हरिवंश जी ने उस राजनीतिक परिस्थिति में कहा है कि जैसे ही राम मंदिर का समाधान हो रहा था, कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार को गिराया है, उन्होंने बहुत इसको फैक्ट के बेस पे, और चूंकि वो मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने लिखा है, उसको मैंने इस पुस्तक में कोट किया है। लेकिन ये टाई अप करता है बीजेपी के अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इंफॉर्मेशन से, सीनियर लीडर से बातचीत से। उस समय में वार्ता चली थी, वार्ता करने में दोनों पक्ष गए थे, और मेरे साथ लंबे समय तक मैंने सूर्य किशन जी उस समय विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री होते थे, उनको मैंने रेफरेंस में नहीं किया, लेकिन मैंने उनके साथ लगभग 15-16 वर्षों तक काम किया है और वो उस पूरे वार्ता प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। उस समय संघ विश्व हिंदू परिषद बहुत सारे नैरेटिव और विषय थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वार्ता करवाते समय भी कांग्रेस की मंशा इस विवाद को सुलझाने की नीति है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं आपसे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ जो आपकी हिस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो ये बात है कि वाजपेयी जी और अडवाणी जी दो लीडर हुआ करते थे, एक प्रेसिडेंट पार्टी का, एक जनरल सेक्रेटरी। ज़्यादा लोकप्रिय शायद वाजपेयी जी को माना जाता है, अडवाणी जी को नहीं इतना। आपने एक मेंशन इस बात का भी किया है कि पहले 2014 से पहले पार्टी में थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जेनरेशनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ये जो जेनरेशनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, ये अडवाणी जी की लीडरशिप को लेकर था। 2009 में उन्हें प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट फेस बनाया था। इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था पार्टी में, जेनरेशनल था या ओवरऑल था, किस तरह का? मैंने ऐसा इस संदर्भ में नहीं लिखा है। जो जेनरेशनल चेंज है वो मैंने लिखा है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हर 15-20 साल में नई जनरेशन को स्थान दिया है। जैसे जब अब 80 के दशक में वाजपेयी जी के नेतृत्व में पार्टी बनी तो एक नया नेतृत्व आया। उसके बाद जब अडवाणी जी के नेतृत्व में बनी तो प्रमोद जी, अरुण जी, सुषमा जी, एक नया नेतृत्व आया। उसके बाद जब राजनाथ जी के नेतृत्व में बनी तो फिर वापस से नए नेता आए। उसके बाद नितिन जी के नेतृत्व में जब पार्टी बनी तो फिर पार्टी में नया नेतृत्व आया। बीजेपी की विकास यात्रा में जो सबसे बड़ा कारण बीजेपी का रहा है कि बीजेपी कोई फैमिली डायनेस्टिक पार्टी नहीं रही है। डिस्कशन बहुत ओपन हुए हैं और देश में एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बीजेपी ने खड़ा किया है कि हर 15 साल में नई जनरेशन को नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाया जाता है। और इसलिए अगर आप पिछले 12-15 सालों में देखेंगे तो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ केवल एक परिवार से आगे परिवार नहीं जा रही है। बीजेपी में अभी के उपराष्ट्रपति वेंकैया जी अध्यक्ष आए, राजनाथ जी अध्यक्ष आए, हमारे नितिन जी अध्यक्ष आए, अमित जी अध्यक्ष आए, जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष आए। तो ये जो बीजेपी का एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, नई लीडरशिप को खड़ा करना, नेतृत्व को खड़ा करना और फैमिली डायनेस्टी से बचाकर एक डेमोक्रेटिक तरीके से हर 3 वर्ष में चुनाव करके पार्टी के संगठनात्मक चीज़ों को मजबूत करना, ये उसके लिए है। और जो भी ओपन डिस्कशन हुए जिस भी समय में, उन सारे प्रकरणों को छूना एक लेखक के नाते मेरी जिम्मेदारी थी। पर ऐसा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था मेरे ख्याल से नहीं है इसमें। Is he papering over some of the controversial stuff?
So I think that the point that we try to bring out in the book is that this is a party which allows people to enter at a junior level and then to rise because of the system that has been put in place, that there is democracy in the party and it is not a family rule. So, you know, somebody would say that, okay, so-and-so is so-and-so's son and has contested elections. But that doesn't make them the people who control the party. There are so many parties in India which are dynastic parties in the specific sense that the party is controlled by the family. And because these are almost like, so I study businesses, firms, and in a firm where it's a family-owned business, for others to rise to become, you know, those who will control the party and to have those aspirations are very limited because it's the family that will control, and all you can do is, you know, try to get close to the party. So I think one of the very important reasons why this party has succeeded compared to some of the others, so going from 4% to, you know, 31 or 40% of votes, is because people join, become active, they know that they can rise to the top because it is aspirational. Yes, within the party you can have aspirations because it is not a family controlled party. And I think that's the real point that we are trying to make, that the fact that it is not a party run by a dynasty, in contrast to parties run by dynasties. You know, you might have somebody's son or daughter, but that doesn't mean that the party is controlled by any dynasty. And that's what, you know, allows for change, allows for controversy, allows for people to, for generational change to happen within the party. And that's actually its strength and not a weakness. Ela, you know, have you fallen prey to the political correctness, because you also talk about liberalization and the impact on BJP, and very rightly you and your book actually credits Narasimha Rao for the liberalization in 1991. But what I found surprising is कि इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं पर मेंशन भी नहीं है. That is why I'm asking you कि political correctness भूपेंद्र यादव जी की आपको इन्फ्लुएंस कर गई, क्योंकि आपने बहुत कुछ लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, उनके समय के बारे में, लेकिन इस किताब में सिर्फ नरसिम्हा राव का मेंशन है, मनमोहन सिंह का नहीं. The political leadership, if it was in the political leadership of Narasimha Rao, I mean, many times we refer to the government, the 2014 government. I mean, you do the same thing. You do it on your channel all the time. You refer to the political leaders when you attribute policies to them, rather than specific ministers. And I think the fact that India had a coalition government was actually led by Narasimha Rao, who was open enough, but the fact that it was regional parties and that it was a coalition government was what allowed us to implement some of the big changes that we did. I don't think they were possible in, like, look at UPA 1 and UPA 2, that it wasn't Manmohan Singh personally as a leader. He was a very well-educated, well-read man. I respect him greatly. But in terms of the political leadership of that time, if I compared the period of Narasimha Rao when he was Prime Minister with UPA 2, I think the reform happened in 91. The big reforms happened. And in fact, they were not carried through. The policy paralysis of the UPA 2 period was actually very disappointing. Many of the reforms that we thought would happen because Manmohan Singh was the Prime Minister didn't actually happen. So you're saying it was Narasimha Rao all the way, with the political leadership that supported Manmohan Singh to actually go through with the reforms that he may have thought about. Yes. So you need the political leader to be pushing the reforms, backing the reforms, and that's when they happen. मैं सवाल पॉलिटिकल लेवल पे ये भी पूछना चाहती हूँ. कई चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड हैं. कांदाहार हाईजैक, इसके बारे में पार्टी में क्या
डिस्कशन था, क्योंकि अगर टेररिज्म की आज भी बात होती है तो कहा जाता है ये तो वही पार्टी है जो टेररिस्ट को छोड़कर आई थी कंदहार में। और तहलका टेप्स की कंट्रोवर्सी, आडवाणी जी ने उसको कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कन्विक्शन जो बंगारू लक्ष्मण जी की हुई थी उस पर कोई चर्चा नहीं होती। और जो शख्सियतें हैं, वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, 2002 और आडवाणी, इनके बीच में क्या हुआ, किस तरह के डिफरेंसेस थे, पार्टी में क्या बातचीत थी, उसका बहुत ज़्यादा ब्यौरा आपने नहीं दिया। पहला विषय जहाँ तक कंधार का घटनाक्रम का, और जो दूसरा विषय बंगारू जी का विषय है, हमारा अब भी मानना है कुछ कारणों से विषय बाद में हुआ, बाद में अपील फाइल हुई और बंगारू जी की डेथ हो गई थी, इस कारण से वो विषय हाई कोर्ट में रह गया। लेकिन उस समय जो स्टेटमेंट था पार्टी का, जो आडवाणी जी का पूरा स्टेटमेंट था, पार्टी के एग्जीक्यूटिव ने जो रेजोल्यूशन पास किया, वो मैंने पूरी तरीके से बुक में रेफर में दिया है। दूसरी बात, कभी कभी हम राजनीति में केवल डिफरेंसेस को देखते हैं। राजनीति कंट्रीब्यूशन और कंसेंसस के साथ चलती है। जब कोई पार्टी एक लंबी यात्रा को शुरू करती है तो पर्सनालिटी के अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर्सनालिटी के विचारों का पत्रकारों में विश्लेषण हो सकता है, स्वाभाविक है। मीडिया देखना चाहेगी कि ये घर पे कहाँ पे क्या है, किसने क्या कहा। लेकिन अब जब लंबे स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनता हुआ देखते हैं, जिसने 3 सदस्यों से 303 सदस्य बनाए, जिसने बिल्कुल हिंदुस्तान में राजनीति में शून्य से लेकर के आज शिखर तक पहुँचे हैं, उसमें कंसेंसस बिल्डिंग कैसे हुई, उसमें पॉलिटिकल डिसीजन कैसे लिए गए, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग क्या हुई, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। तो बीजेपी के नरेशन में अगर आप देखेंगे तो सबने एक दूसरे को साथ देते हुए विषय आगे बढ़ाए। डिफरेंसेस हुए ऐसे नहीं है, जैसे माधोक जी वाजपेयी जी का डिफरेंस हुआ तो हमने कोट किया है। कई जगहों पे आइडियोलॉजिकल, कई बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सारे विषयों को जो रखा है, पूरा नरेशन आप देखेंगे कि पार्टी ने किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाया है, वो इस बुक की थीम है और उसी पर हम बुक को लेकर के। आपने इस बात का भी उल्लेख किया है कि जो 2013 में अधिवेशन हुआ था गोवा में, आप भी थे, हम भी थे वहाँ पर, और उस वक़्त भी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को लेकर कैंपेन जो उनको बनाना था इंचार्ज, उसमें मत अलग अलग थे। आपने नाम नहीं दिए, पर आडवाणी जी वहाँ से चले गए थे, इसलिए दुनिया में सबको पता है कि आडवाणी जी शायद कंसेंसस का पार्ट नहीं थे, और भी कुछ लीडर्स थे। आज कम से कम टीवी पे तो बता दीजिए कौन से ऐसे लीडर्स थे जिनकी रेजर्वेशन? ऐसा कुछ भी नहीं था। फोटो भी लगी है, मोदी जी को उस समय स्वीकार किया गया है, विषय भी स्वीकार किया, बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी उसको स्वीकृति मिली थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में जाके रैली को संबोधित किया। एक्चुअल जो बात थी वो मैंने सच्चे तरीके से लिखी है। पीछे की बात आप नहीं बता रहे, तो ये किताबें ऐसा कुछ था नहीं, ये इंटरप्रिटेशन आपका है। जूनियर रिपोर्टर थे तब, और हमें बड़े लीडर्स ने दिया था साउंड बाइट ये कहते हुए कि ABC, जिसमें शायद 2 लोग उनमें से अब इस दुनिया में नहीं है, जो A हैं और जो C हैं, उनकी चर्चा होगी। आप भी समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। तो ये बात काफ़ी ओपन में थे, पर आप उसको लिखने से और उसके बारे में बात करने से थोड़ा कतराए हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय भी हैं, फोटो भी हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय भी है, और उसके बाद रेवाड़ी की रैली से चुनाव की शुरुआत भी है। जो तथ्य है उसको मैंने सही परिप्रेक्ष्य में लिखा है। इला पटनायक, I want to know why the chatpata stuff is missing, because it was there, because it is so recent in history when we people have covered these events and have known, and this was all over the media at that time. So the reason I'm asking you this question is the book trying to gloss over some of this? Is it only putting out the chronology of events rather than going into the consensus building of events? I think the book tries to bring out those things which people don't talk about. Everybody talks about what other controversies, he says, she says, who said, which nobody can confirm. That's being done all the time. I think we try to bring out different aspects, and particularly the political economy, which nobody talks about. I mean, how many people have actually talked about the way the 2019 elections were
influenced by the welfare programs of the Modi-1 government. Nobody talks about those. So our purpose in this book was to bring out new things. We don't, I mean, I am certainly not interested in writing a chatpata journalist book about controversies Stop that may or looking may down not have about happened. controversial stuff that is reported by journalists. All of you read it. We enjoy it while we read it, we forget it. That's Soon as that's it's a over. pure academician's look at what most normal people enjoy. I plead guilty to being an academician. Let me then also ask you on a very important economic policy, which is demonetization. And initially you had said that demonetization cost is more than the benefits. Do you think you stand by that statement today, or have you changed your mind? So I've seen some very interesting research, and that showed that our fears, my fears, that it was going to be very, very costly, were actually incorrect. So it was costly, and certainly something was being tried, and I think that the attempt was to get rid of black money, to get rid of some of the terrorist financing, to try to flush out that black money, and that is what was being tried. But at the end of the day, I also felt that it was going to be hugely costly in terms of, given I have a monetary background and that I think of money as something that, you can't just treat like this. So there's a paper by Arindam Sengupta and a couple of other co-authors, which shows that it was, when you look at the night lights data, for example, we bounced back very fast. So Was it good or bad? मुझे academician का पूरा वो नहीं. आप मुझे बताइए, demo was good or bad? Did it create more unemployment that we are facing, which is a challenge in the Uttar Pradesh elections, Punjab elections, Goa elections? So I think it did not achieve the objective of flushing out black money, other than temporarily. But what it did do was it laid the foundations of things like UPI, which have been, I'm not saying COVID is a good thing, of course not, but which have proved to be very useful later on. So while it was not a policy that I would recommend for any country or for us to do again, but it so happened that it wasn't as costly as I thought it would be, and second, that it did lay out the foundations for digital, though it did not achieve the objective of flushing out black money that we thought it would. So it's not a policy that I would recommend again, but I would also say that perhaps it wasn't as costly as it might have been expected, or at least some of us, including me, expected it to be. So Bhupendra Yadav ji, politically, क्या डीमो बड़ा चैलेंज हुआ है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो होते हैं वो हर चुनाव में, अनएम्प्लॉयमेंट एक डीमो से जो शुरू हुई थी बात, वो कोविड में शायद और एक्सेंचुएट हो गई है कि कोविड और डीमो मतलब 2-3 साल में एक इकोनॉमिक, पहले आपने डीमो किया, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, फिर कोविड आया, तो उसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट्स हुए हैं. इस पर पार्टी में कितनी चर्चा होती है, और इसको लेकर क्या कभी कहा जाता है कि पॉलिटिकली गलत फैसला था? नहीं, पॉलिटिकली गलत फैसला नहीं था. पहला विषय, हाँ, नहीं, पहला विषय. दूसरा विषय मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार भी जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और बेरोजगारी का डाटा दिया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि लेबर ब्यूरो का सर्वे आया है 2013-14 के इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे देश में जितना रोजगार बढ़ा है वो मैंने दिया था. अब कल ही मैंने जो दूसरी क्वार्टरली किस्त है लेबर ब्यूरो की वो जारी करी है. इवन कोविड-2 के जो परिस्थितियाँ रही और ओमिक्रॉन के बीच में भी देश में संगठित क्षेत्र में 2 लाख रोजगार बढ़ा है. महिलाओं की भी संख्या 29% से बढ़कर 32% हुई है. कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बढ़ा है. वो डाटा मैंने कल ही रिलीज़ किया है. तो मैंने पिछली बार भी आपको जवाब दिया था, आप हमारे डाटे को स्टडी करिए, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछिए. भूपेंद्र यादव जी, चलिए, हर बार आप डेटा के नाम पर ये क्वेश्चन को सूली पर चढ़ा देते हैं, लेकिन सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि कल ही हमने ओपिनियन पोल भी किया है, और ओपिनियन पोल में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो उत्तराखंड हो,
बीजेपी जो एक शहरी अर्बन पार्टी कहलाई जाती थी, उसका जो जनादेश है अर्बन एरिया में घट रहा है, ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा है। तो जो आपकी स्कीम्स हैं, जो आपके लाभार्थी हैं, वो ग्रामीण पुअर के लिए जो आप कर रहे हैं, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, उसका ग्रामीण इलाकों पे बहुत अच्छा असर हो रहा है और आपका वहाँ पर जनादेश बढ़ रहा है। लेकिन आप एक मिडिल क्लास की पार्टी थी, अर्बन सेंट्रिक पार्टी थी, वहाँ आपकी जो प्रेजेंस है और पॉपुलैरिटी है वो घट रही है। तो क्या बीजेपी अपने आप को रीडिफाइन कर रही है? क्या बीजेपी जो मिडिल क्लास की पार्टी हुआ करती थी अब जानबूझ के वो लेफ्ट वर्ड्स स्विंग कर रही है और लोअर क्लासेस की पार्टी बन, ये क्या आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है? पहली बात, ये किताब ये कहती है कि बीजेपी ने कभी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं किया। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ पार्टी आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ चली है। दूसरा, बीजेपी ने किसी को छोड़ा नहीं है, नए लोगों को जोड़ा है। तीसरा, बीजेपी देश के लोगों की एस्पिरेशनल पार्टी बनी है। चौथा, बीजेपी ने सभी मूल्य और विषयों को नीचे तक ले जाने का काम किया है। अभी हमारे शहरों का और जो कस्बों का भी एक्सपेंशन बहुत हुआ है, इसलिए नया वर्ग भी शहरों और कस्बों में आया है। जो दिल्ली बीजेपी जब म्यूनिसिपल काउंसिल दिल्ली में बीजेपी के पास होता था, उस दिल्ली और आज की दिल्ली में जनसंख्या में 20% का फ़र्क आया है। तो ऐसा नहीं है कि सब आने वाले लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आए वो भाजपा के होते हैं। तो शहरों का भी जो डेमोग्राफिक चेंज होता है, शहरों में भी जिस प्रकार से बाहर से लोग आते हैं, तो शहरों का भी विस्तार होता है। आने वाले लोग भी अपने राजनीतिक विचारों को लाते हैं। लेकिन जो वर्ग बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी ने सभी वर्गों के लिए काम किया, किसी को छोड़ा नहीं है। हमारा कोई शिफ्ट नहीं है। शिफ्ट जो परिस्थितियों का है उसके कारण है, लेकिन इन परिस्थितियों के होते हुए भी बीजेपी ने अपनी व्यापकता को देश में सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में और सभी जगहों पे बढ़ाया है और सभी के लिए योजनाएं बना करके काम किया है। Ila, you agree with that? Urban centric now becoming a little more rural and middle classes a little disappointed. So I think if you look at the policies of the party reaching out to the poor, Antodaya reaching out to the poorest and trying to uplift them has been a theme that I found ran through the entire history. So right from the beginning when we looked at the resolutions, so we found that making roads, reaching out, or what was done in the Vajpayee government, which was Pradhanmantri the Gram Sadak Yojana. Pradhanmantri Gram Sadak Yojana, as well as the NHAI. Because Golden the quadrilateral. quadrilateral and setting up of the institution NHAI, Correct. which then really solved that issue of how roads were going to get built, which earlier they weren't getting built. So reaching out to people who've not been reached out to and to try to uplift their standard of living has been a theme that has run through all political economic resolutions I looked at. It ran through parties, policies, wherever and whenever, whether in central government or in state government. So it's been, I think it's very logical. The any political party would want to reach out to more and more, especially when, that's its main mandate, that how else would it grow from 4 to 5% to 40% by reaching out to more and more people. And so the emphasis and the outreach to rural India seems to have been successful. If you talk about whatever your polls are, you do so many polls, I'm sorry, I don't follow them all. But that they go up and down with not just what the party has done, but I think a lot to do with the economic environment, and you are in the midst of the worst pandemic that the world has seen. And so people whose income might have gone up would feel unhappy that it hasn't. So what a poll is saying is not, or the urban middle class might be saying, might be going up and down with politics, that also happens. But I'm saying in addition, you must discount for the fact that we are in the midst of a pandemic. So perhaps that's what's happening there. At the end, I want to ask you two questions. आपने किताब में लिखा है कि 2017 में जब चुनाव जीते गए, आप और वेंकैया नायडू जी जो अब वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैसेज लेकर गए थे योगी आदित्यनाथ को कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर अंदर किस तरह से ये डिसीजन हुआ
और उन्हें कम से कम जब तक वो लोकसभा में थे देखा जाता था एज अ पोलराइजिंग फिगर। उनकी जो स्पीचेस हैं उनको कम्युनल माना जाता था, टू मेकिंग हिम द फेस ऑफ विकास इन उत्तर प्रदेश, द फेस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये अंदर की बात, अंदर की खबर बताइए। देखिए, सबसे पहली बात ये है, योगी आदित्यनाथ जी की जो परंपरा है वो एक क्षेत्र में लंबे समय से राजनीति से जुड़ी हुई है। उनके गुरु भी सांसद रहे, उनके दादा गुरु भी रहे, वो भी सांसद रहे। और ये जो नाथ संप्रदाय की भी जो परंपरा है, ये अपने आप में इस देश में एक बहुत रिफॉर्मेटिव परंपरा थी, जिसने जाति तोड़ना, आपस में संघर्ष को छोड़ना, लोगों के अंदर नैतिक जीवन को जीना और समाज के निचले तबके के अंदर एक स्पिरिचुअल, कल्चरल रिफॉर्म्स नाथ परंपरा के संत बहुत लेकर के आए। और योगी जी उस परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिए आपको किसी को भी कह देना कि ये कम्युनल है, ऐसा नहीं है। वो एक अच्छी नाथ संप्रदाय की परंपरा, जो हिंदू समाज में भी बहुत सुधारवादी परंपरा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और एक लंबे समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उनके मठ को लगातार मिला, जो उनकी स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, बहुत व्यक्ति केंद्रित, भ्रष्टाचार आधारित और कानून व्यवस्था की स्थिति में सबसे फेल सरकारें रही हैं। समाजवादी के दौर को, बीएसपी के दौर को लोग भूल नहीं सकते कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति थी। तो उनकी स्वच्छ छवि, परंपरा, सुधारवादी दृष्टिकोण और कानून व्यवस्था की स्थिति को यूपी में सुधार करके विकास के रास्ते पर लाने का काम, जब नेतृत्व के सामने बीजेपी में जो निर्णय लेने की परंपरा है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय लेने की परंपरा है, विचार अपने हो सकते हैं, लेकिन जब इसको व्यापक दृष्टि से देखा गया तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लगा कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू क्रेडेंशियल्स और वो अपील ऑफ द सैफरन ड्रेस। तो सैफरन ड्रेस क्या बुरा है? हिंदू सन्यासी सैफरन नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा? तो ये तो बड़ा फैक्टर था। ये इसमें क्या बुरी बात है? एक परंपरा आपको शायद आपने रिसर्च किए तो आपने उनके वक्तव्य को पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी पढ़े होंगे। उनका कोई वक्तव्य मुझे गलत नहीं लगता है। मैं नहीं मानता हूँ योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा कोई भड़काऊ भाषण देते हैं, मुझे नहीं लगता है। अब की बात नहीं कर रही हूँ, अब पहले की बात कर रही हूँ। नहीं, वो सांसद के नाते भी आप उनके सारे स्पीचेस को देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूँ, सहज सरलता के साथ काम कर रहे हैं और पार्टी के अनुशासन में रह करके और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे सेल्फलेसली पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को चलाया है। कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधारा है। और कोरोना जैसी महामारी के समय में उन्होंने मतलब अपने परिवार में भी, जो उनका पूर्व परिवार कहलाता है, क्योंकि संन्यास होने के बाद तो ये परिवार है, उधर भी वो नहीं गए, एक दिन के लिए नहीं गए। अपने कर्तव्य में, अपने काम करने में, पार्टी के विषयों को आगे ले जाने में और सुधारवादी जो विषय है नाथ परंपरा, उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। तो 2024 में क्या होगा? 303 आप अब हैं, एंटी इनकम्बेंसी कैचअप करेगी। कांग्रेस को आपने ध्वस्त कर दिया है, वो कांग्रेस मुक्त भारत तो होने वाला है, कर ही दिया है आपने। तो कांग्रेस जब तक थी तो मुझे लगता है आपकी जो जर्नी है वो आसान थी। अब तृणमूल आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, तो आपकी शायद जो राह है कठिन होगी। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप इस किताब को देखेंगे, तो अपनी एक इंस्टीट्यूशन सेंटिटी की एक परंपरा को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ाया है और गवर्नेंस के मामले में आगे बढ़ा। मैं मानता हूँ कि पार्टी का दौर ये बहुत बेहतरीन दौर है कि पार्टी को नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। और आज दुनिया में ग्लासगो में जिस प्रकार से भारत ने पंचामृत के नए लक्ष्यों को दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम जा रहे हैं, एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आ रहे हैं, देश के नौजवानों को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए नए रिफॉर्म्स पार्टी कर रही है। जो लंबे समय से जड़ता से पड़ी हुई चीज़ें थी, उसको
गवर्नेंस में सुधार रहे हैं और पार्टी अपने जो इंस्टीट्यूशन है, पार्टी का जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी एक साइंटिफिक मैकेनिज्म को पैदा कर रही है। और उसके साथ हमारे पास एक बड़ा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है। 2024 में भी पार्टी ज़्यादा सीटें लेकर 303 से ज़्यादा सीटें लेकर के सत्ता में वापस आएगी। मोदी जी 71 इयर्स के हैं और आपने किताब में भी उल्लेख किया, वैसे भी पता है कि 75 साल की आपने कैब बनाई है, तो इसका विकल्प? हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अभी वो पूरी तरीके से पार्टी को संभाल के सरकार को मार्गदर्शन देकर के कार्य कर रहे हैं। तो 303 पार करने का 2024 का काम उत्तर प्रदेश के चुनाव से शुरू होगा? हर समय हर क्षण पार्टी सक्रिय रहती है। Have you studied other political parties like the Congress, and what are the differences that you find? The communists, the Congress. Okay. But the communists, who are actually in some ways, they are also not a dynastic party, but there's a lot of rigidity there, which here going from a cadre-based party to a mass-based party, and that's a journey that we describe in the book, actually tells you that this party will expand, unlike the other one which is shrinking. So my sense is that this kind of approach, that we will include more and more people, we'll reach out to more and more people, make them first, our voters, then our members, and then our activists, and then hard cadre, actually makes this party a party that's going to stay. They are going to be there and they're going to expand. That's the lesson I learned while doing this research for this book. Well, it's been an enlightening discussion with both of you. Thank you very much and all the very best. हालांकि मैं I still maintain my view कि थोड़ा बहुत आप इसमें अंदर की कंट्रोवर्सी लिखते और चटपटा बनाते तो शायद रीडर्स बढ़ते और बीजेपी की कहानी और लोग. It's not चटपटी book, it's a healthy book. So organic, healthy rise of the BJP. Thank you very much for joining me on Frankly Speaking. Bhupendra Yadav ji and Neela Patnaik. Thank you, Navika. Thank you, Navika. Thank you.